प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी शब्द के व्युत्पत्ति और उसके अर्थ को समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तभी समझ में आ सकता है जब हम हिंदी के इतिहास को जानते हो कि हिंदी कैसे विकसित हुई थी। आज हिंदी के विकास पे चर्चा की जाएगी। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम ये जानें कि हिंदी का इतिहास क्या है। हिंदी जो शब्द है वो हिंदी जो भाषा है वो किस भाषा से निश्रित होती है, कैसे उसका विकास होता है और कैसे वह खड़ी बोली हिंदी के रूप में हम तक या आज के साहित्य तक पहुंचती है। तो हमारी जो ये हिंदी भाषा है ये मूल रूप से संस्कृत से जुड़ी हुई है, क्योंकि संस्कृत ही देववाणी या कहे कि सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है। और संस्कृत ही देवनागरी लिपि से जुड़ी सभी भाषाओं की जननी भी मानी जाती है। संस्कृत के दो रूप थे, एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी। हमारे जो वेद हैं, वेदों की संख्या तो आप लोग जानते होंगे कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, वेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की रचना हमारी वैदिक संस्कृत में हुई थी और रामायण तथा महाभारत ये लौकिक संस्कृत के ग्रंथ हैं। यही लौकिक संस्कृत जब विकृत होती है तो यह पाली का रूप लेती है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो अभी पाली भाषा में ही है। और पाली भाषा बौद्ध साहित्य की जो प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक, और इसको 3 भागों में बांटा गया है जिसकी रचना पाली भाषा में हुई थी। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि वैदिक संस्कृत के 2 भाग होते हैं, वैदिक संस्कृत फिर लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का विकास होता है, फिर पाली से प्राकृत भाषा का विकास होता है। प्राकृत भाषा में जैन साहित्य की रचना हुई थी और आपको मालूम होगा जैन साहित्य का जो प्रमुख ग्रंथ अवेस्ता है वह भी प्राकृत भाषा में है। और आदिकाल के बहुत सारे ऐसे जैन कवि थे जिन्होंने प्राकृत भाषा में अपनी रचनाएं की थी। इस प्राकृत से निकलता है अपभ्रंश, जिसे अवहट्ट, अपभ्रंश या नीच जनों की गिरी हुई भाषा कहा जाता था। अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं का जो प्रयोग करते थे उन भाषा का प्रयोग सामान्य दास वर्ग के लोग नहीं करते थे। तो जो नाटकों की रचना होती थी उसमें छोटे नीच पात्रों के लिए अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था। अपभ्रंश से ही हमारी खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। अपभ्रंश के इसको यहाँ नोट करते हैं। दो रूप होते हैं, 2 भाग बढ़ते हैं अपभ्रंश के। एक है सौर सेनी अपभ्रंश और दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। इस सौर सेनी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। पूर्वी हिंदी माने अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और छत्तीसगढ़ी।
और अर्धमागधी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी यानी जिस खड़ी बोली हिंदी को हम अपने साहित्य की भाषा के रूप में जानते हैं, जिसके विकास को, जिसके इतिहास को पढ़ना है, वह यहाँ अर्धमागधी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी शाखा से निश्रित होती है। पश्चिमी हिंदी की जो मुख्य बोलियां हैं वो हैं खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें सबसे मुख्य खड़ी बोली, फिर है बुंदेली, ब्रजी, कन्नौजी और हरियाणवी। खड़ी बोली को ही राहु सांकृत्यायन ने कौरवी बोली का नाम दिया था और यही खड़ी बोली हिंदी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार भी है। तो उम्मीद है कि हिंदी, जिस खड़ी बोली हिंदी के बारे में हमें पढ़ना है, उसके इतिहास और विकास को आप इस चार्ट से अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य लिखिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि वीडियो में कहाँ कमी या सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद।